डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं रिलेटेड टू द कैपेसिटर्स। और आज हम उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो हमारे एंट्रेंस टेस्ट में मोस्टली पूछे जाते हैं। एमडी कैट और ई कैट जैसे इम्तिहानात में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें दिखाई देता है वो कुछ इस तरह से है। कहता है कि कैलकुलेट दी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग टाइम ऑफ ए कैपेसिटर। हमें कोई भी कैपेसिटर गिवन कर देता है और उसके साथ कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट करके हमें गिवन कर देता है और हमसे पूछता है कि बताएं कि इस कैपेसिटर को चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा और इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने में कितना टाइम चाहिए होगा। सबसे पहली चीज तो बच्चों आपने अपने जहनों में ये रखना है कि कोई भी कैपेसिटर आपको दिया जा रहा हो, कैपेसिटर्स को हमेशा अल्टरनेटिंग करंट के साथ कनेक्ट किया जाता है। डीसी के साथ इसको कनेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि कैपेसिटर डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर लेता है। हाँ, अलबत्ता जस्ट चार्जिंग अगर आपने करनी हो और चार्जिंग को ऑब्जर्व करना हो तो हम डायरेक्ट करंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर हमें मैनुअली डिस्चार्जिंग करनी हो कैपेसिटर की तो हम डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ऑटोमेटिकली एक कैपेसिटर अपनी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अगर करना चाहता है, या हम उसके खुद ब खुद चार्जिंग और डिस्चार्जिंग फिनोमिनन को देखना चाहते हैं, तो अल्टरनेटिंग करंट का उसके साथ कनेक्ट करना जरूरी है। दूसरी बात अपने जहनों में ये रखनी है कि कोई भी कैपेसिटर हो 100% या फुली चार्ज नहीं होता। कैपेसिटर के चार्ज होने की एक रेशो है और ये रेशो आपने याद रखनी है, जैसे कि हम पहले भी कुछ लेक्चर्स में जिक्र कर चुके हैं कि कैपेसिटर 63% चार्ज होता है अपने एक स्पेसिफिक टाइम के बाद और फिर ये डिस्चार्जिंग शुरू कर देता है। और डिस्चार्जिंग में भी 100% डिस्चार्ज नहीं होता बल्कि 36% डिस्चार्ज होता है, देन चार्जिंग पे चला जाता है। ऐसा क्यों होता है इसको हम प्रूफ करेंगे किसी और लेक्चर में, किसी और वीडियो में। बट आज हम इस चीज को प्रूफ करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कोई भी कैपेसिटर जो आपको दिया जा रहा है उसको चार्ज होने में कितनी देर लगेगी और उसको डिस्चार्ज होने में कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहले बच्चों, मैं अगर कैपेसिटर की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन का यूज कर लूं, दैट इज दी Q इक्वल्स टू CV। कुछ फॉर्मूला को हम मॉडिफाई फॉर्म में लेके जाएंगे, कुछ पुटिंग्स करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास अल्टीमेट जो रिजल्ट आता है, इक्वेशन आती है, वो क्या कहती है। हम जानते हैं बच्चों कि अगर मैं चार्ज का फॉर्मूला यूज कर लूं, जैसे कि करंट I इक्वल्स टू Q बाई T होता है, अगर मैं यहां से Q की वैल्यू निकालता हूं, फॉर्मूला निकालता हूं, ये बन जाएगा I इंटू T और साथ में हमारे पास आ जाएगा CV। क्योंकि बच्चों हमें टाइम फाइंड करना है, द रिक्वायर्ड थिंग इज द टाइम। तो मैं इस फॉर्मूला में टाइम को अगर यहीं रहने दूं तो ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है CV ओवर I। आप तमाम बच्चों ने ओहम्स लॉ को पढ़ा हुआ है और ओहम्स लॉ का एक रिलेशन आप बच्चों को याद है। अगर V इक्वल्स टू IR ओहम्स लॉ है तो इस फॉर्मूला से अगर हम V ओवर I निकालते हैं तो बच्चों ये रह जाता है R। फाइनली अगर मैं V ओवर I की जगह कुछ ऐसा लिख दूं T इक्वल्स टू CR, या अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूं T इक्वल्स टू RC, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये वो फॉर्मूला आ चुका है जिसके जरिए हम किसी भी कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां जो ऑब्जर्व करने वाली है वो ये कि कैपेसिटर ने जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करनी है, कितना टाइम यूटिलाइज करना है, ये डिपेंड करता है इसकी कैपेसिटेंस पे और सेकेंडली डिपेंड करता है इसकी रेजिस्टेंस पे, जो इसके साथ हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखी है। बेसिकली दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, सर्किट में मौजूदा रेजिस्टर जो है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, एंड सेकेंडली जो कैपेसिटर यूज किया हमने उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें तो हमें टाइम मिल जाएगा। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल जो अक्सर क्वेश्चन में पूछता है और हमें कुछ इंफॉर्मेशंस भी देता है, जैसे हमें कहता है रेजिस्टेंस इज 10 किलो ओहम एंड द कैपेसिटेंस इज 470 माइक्रो फैरेड। ये दो चीजें गिवन की जाती हैं और कहता है कि फाइंड करें कि टाइम कितना है। अब बच्चों टाइम फाइंड करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन उससे पहले ये चीज याद होना जरूरी है कि टाइम को फाइंड कैसे करना है। बेसिक फॉर्मूला इज T इज इक्वल्स टू RC एंड दिस इज आल्सो नोन एज द टाइम कांस्टेंट ऑफ ए कैपेसिटर। इस टाइम के बाद चार्ज मजीद कैपेसिटर प्लेट्स पर स्टोर नहीं हो सकता
और इस टाइम के बाद मजीद चार्ज अगर कैपेसिटर प्लेट से निकल रहा हो यानी डिस्चार्जिंग हो रही हो तो मजीद चार्ज एमिट नहीं होगा, प्लेट से एस्केप नहीं होगा, यानी मजीद डिस्चार्जिंग का फिनोमेना नहीं हो पाएगा। तो इस टाइम को हम फाइंड कर लेते हैं। अगर हम उसी फॉर्मूला का यूज कर लें तो T इक्वल्स टू, अगर हम 10 किलो है सो 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 470 माइक्रो इज 10 पावर माइनस 6। तमाम फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मैं देख रहा हूं कि अगर यहां साइंटिफिक नोटेशन का यूज कर लिया जाए तो ये पावर -3 रह जाती है इंटू 4.7 इंटू 10 पावर -3, क्योंकि 1 and 2 और वहां से वो जो 3 हमारे पास फैक्टर है वो उसको -1 2 और निकल जाएगा -4। अब अगर इन तमाम तर फैक्टर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो बच्चों हमारे पास टाइम रह जाता है 4.70 सेकेंड्स। तो मैं ये कह सकता हूं ये जो कैपेसिटर हमें दिया गया है जिसकी कैपेसिटेंस गिवन की गई और इसके साथ जो रेजिस्टर कनेक्टेड था जो कि आपके सामने इसकी वैल्यू गिवन है, इस कंडीशन के साथ कैपेसिटर को 63% चार्ज होने में, याद रखिएगा 100% चार्ज होने की बात नहीं कर रहा, 63% चार्ज होने में टाइम लगेगा 4.70। सिमिलरली इसी कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में जितना टाइम लगेगा दैट इज 4.70 सेकेंड्स। तो बच्चों हमने देखा कि हमें वो कोई भी कैपेसिटेंस और कोई भी रेजिस्टेंस दे सकता है। सो बाय यूजिंग द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस वी कैन फाइंड द टाइम कांस्टेंट ऑफ ए कैपेसिटर और द टाइम ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग।